नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज का जो सेशन है वो ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का है, और दूसरा जो टॉपिक हमने आज लिया है यहाँ पे वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि लगातार एग्जाम्स में ये ट्रेंड में बना हुआ है। एक क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, वो किसी भी एग्जाम की अगर हम बात कर लें, चाहे वो एसएससी हो, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट लेवल के एग्जाम्स की, सीसेट वगैरह की, सीडीएस की, हर तरह के एग्जाम्स में। और अभी तो उम्मीद यही है कि जो सीईटी और आपका पीटी होने वाला है उसमें भी इससे क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को तो बेसिकली मिस करना ही नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, पहले हम इस बात को जरा समझ लेते हैं। देखिए, इसके तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि वास्तव में ये है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। फिर थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा क्या, पूरा का पूरा एडवांस लेवल ही डिस्कस करेंगे। एडवांस लेवल में हम दो तरह से बात करेंगे। पहली बात जो हमारी होगी वो होगी थ्योरम्स की। इसमें हम 3 से 4 थ्योरम्स को देखेंगे, और साथ में अगर हम बात करें इसी टॉपिक में तो इन्हीं थ्योरम्स के बेस पर हम 4 से 5 फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो टोटल 9 से 10 कंसेप्ट आज हम इस पूरे टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे। तो इस लिहाज से ये टॉपिक ज्योमेट्री में सर्कल का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान लिया जाता है, और यहां से इस वजह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं इस पूरे टॉपिक को आसानी से। लेकिन इसको समझने के लिए आप इसको एटलीस्ट 2 बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत से कंसेप्ट यहां पे इस्तेमाल होने वाले हैं, उनको आप नोट भी करते चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मन हो तो उसको भी कर लीजिए। दूसरा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब पहली बात तो यह कि यह चतुर्भुज बनता कैसे है। तो देखिए, कोई वृत्त होगा, उस वृत्त के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज बने जिसके सभी वर्टेक्स यानी कि शीर्ष उस वृत्त की परिधि पर स्थित हो। बात क्लियर हो रही है? इसी बात को जरा हम फिगर के माध्यम से समझने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा, ये एक वृत्त हमारा, इस वृत्त में एक चतुर्भुज बनाया गया जिसके आप देख सकते हैं सभी शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। ये इसका पहला शीर्ष हो गया, ये इसका दूसरा शीर्ष, ये तीसरा शीर्ष और ये चौथा शीर्ष। अगर अब इसको नाम दे दें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। तो ये हमारा एक चतुर्भुज ऐसा बन गया जो इस वृत्त के अंतर्गत स्थित है, जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। इसीलिए यहां पर ABCD जो होगा वो एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो इस चतुर्भुज में हम कई सारी प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि यह चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। यहां पर चतुर्भुज भी है और वृत्त भी है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इसकी एंगल प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं इसके कोणों का गुण। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण, विपरीत कोण, या इसको आप ऑपोजिट एंगल्स भी कहते हैं, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब क्या है? यदि हम बात करें यहां पे कोण ए और कोण सी की, तो आप देख सकते हो ये कोण ए और ये कोण सी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
इसी तरह से जो कोण बी है और जो कोण डी है ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहां पर कोण ए, इसका विपरीत कोण सी, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। इसी तरह से कोण बी, इसका विपरीत कोण डी, इनका योगफल भी 180 डिग्री होता है। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो उन्हें संपूरक कहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो यहां पर देखिए ए और सी का योगफल 180 डिग्री के बराबर है, तो ए और सी क्या हुए? संपूरक हुए। तो संपूरक क्या होंगे यहां पे? विपरीत कोण। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण या सम्मुख कोण, जिसको आप आमने सामने के कोण कहते हो, संपूरक होते हैं। तो ये इसकी एंगल प्रॉपर्टी है, इसको आप जानते रहिए। क्लियर है? काफी लोगों को ये पता भी होगा। अगर हम बोलें कि ये कोण 60 डिग्री होगा तो बताओ कोण सी कितना होगा? तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि कोण सी को निकालने के लिए 180 में से 60 को घटा दें, यानी ये कितना होगा? 120 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री होगा तो आप बताइए ये कोण कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का योगफल 180 होगा, ये 80 है तो ये हो जाएगा 100। क्लियर है बात? तो ये कोणों की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी पूरे चक्रीय चतुर्भुज में हर जगह पे अप्लाई होगी, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखें। क्लियर हो गई बात? तो ये एंगल प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहां पे साइड प्रॉपर्टी की। किसकी? साइड प्रॉपर्टी। अब ये साइड प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं भुजाओं का गुण। तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहली बात तो हमेशा चक्रीय चतुर्भुज में अप्लाई नहीं होती है, ये स्पेशल केस के अंतर्गत अप्लाई होती है। स्पेशल केस के अंतर्गत ही अप्लाई होती है। यानी ऐसा नहीं कि जहां पे भी चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा वहां पे आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, नहीं। एक स्पेशल केस होगा वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर एक स्टार मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है? इसका मतलब ये केवल इसी स्पेशल केस में ही अप्लाई होगी, हर जगह पे अप्लाई नहीं होगी। अब ये स्पेशल केस क्या है? तो ये स्पेशल केस चक्रीय चतुर्भुज होने का मोहताज नहीं है, ये किसी भी चतुर्भुज में हो सकती है। आप आगे जो हमारी अगली क्लास होगी सर्कल पे, तो सर्कल के अभी कुछ थ्योरम्स बची हैं 3 से 4, उनको हम अपनी अगली वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा ये पूरा सर्कल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उस थ्योरम को जो हम यहां पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं, ताकि जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो क्या है वो थ्योरम? कि अगर एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज, ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, इसके अंतर्गत एक वृत्त ऐसा बने जो इसकी सभी भुजाओं को टच करे, स्पर्श करे, तो इसकी सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। मतलब ऊपर वाली का नीचे वाली का योगफल इधर वाली के योगफल के बराबर होगा। तो ये स्पेशल केस, ये हर जगह अप्लाई होता है, तो ये यहां भी अप्लाई हो सकता है। बस कब? जब इसके अंदर एक वृत्त का निर्माण हो सके, हमेशा नहीं। जब इसके अंदर एक वृत्त का निर्माण हो सकेगा तभी ये अप्लाई होगा। क्लियर है? तो मैं अभी यहां पे एक वृत्त का निर्माण कर दे रहा हूं, हालांकि आपको देखने में शायद ये वृत्त जैसा ना लगे, लेकिन आप मान के चलें कि ये वृत्त है। एक वृत्त ऐसा हमने बनाया जो इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है? ये वृत्त है। तो जब हमने ये वृत्त बना लिया तो आपने देखा कि इसकी सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो ए बी भुजा को मैंने ए नाम दे दिया। अब कुछ नामकरण कर देते हैं इनका, है ना? तो ए बी भुजा को मैंने यहां पे ए नाम दे दिया, बीसी भुजा को बी नाम दे दिया, सीडी को सी नाम दे दिया और एडी को डी नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं किसी भी चतुर्भुज के अंतर्गत अगर एक वृत्त बन जाए तो सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस सी का जो योगफल होगा वो b प्लस डी के बराबर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। ये ट्रू तभी होगा जब किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत एक वृत्त का निर्माण संभव हो या बना के दिया गया हो आपको फिगर में। ठीक है? इसीलिए मैंने यहां पे स्टार मार्क कर दिया है कि यह प्रॉपर्टी केवल स्पेशल केस में ही अप्लाई होगी, हमेशा अप्लाई नहीं होगी। तीसरी बात करने चल रहे हैं
बड़ी मजेदार और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी बुक्स में आपको ये सब चीजें मिलती नहीं है जल्दी, बुक्स में केवल आपको इतना ही देखने को शायद मिल जाता है, लेकिन अब जो आगे हम बात करेंगे इस पर बेस्ड होकर कई सारी थ्योरम्स की, वो काफी इंपॉर्टेंट होंगी। एरिया प्रॉपर्टी यहां पे क्या है, देखिए जरा ध्यान से। जब हम एरिया प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जनरल एरिया की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये वृत्त वगैरह हटा देते हैं, एक जनरल एरिया की हम बात कर लेते हैं। तो जो जनरल एरिया की हम बात यहां पे करने वाले हैं वो क्या है कि अगर हमें ये चारों भुजाएं दी गई हो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, तब उनका जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और S माइनस डी। ऐसी मिलती जुलती प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल में पढ़ी थी जब हम उसका एरिया निकाल रहे थे। तो हमने देखा था कि ट्रायंगल का एरिया होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी अंडर रूट में। यहां पे चारों भुजाओं को S में से माइनस कर देंगे और अंडर रूट ले लेंगे। तो ये तो एरिया हो गया। और S आप जानते हैं क्या है, यहां पे जब हम त्रिभुज पढ़ते थे तो वो त्रिभुज के परिमाप का आधा था यानी अर्ध परिमाप। यहां हम चतुर्भुज पढ़ रहे थे, चतुर्भुज के परिमाप का आधा यानी कि अर्ध परिमाप। तो चतुर्भुज का परिमाप चारों भुजाओं का योगफल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसका आधा कर दें तो बाई 2। ठीक है, इतनी जो एरिया की प्रॉपर्टी है मैं बॉक्स कर दे रहा हूं, ये जनरल प्रॉपर्टी ये हमेशा फॉलो होगी, ये हमेशा फॉलो होगी। इसका स्पेशल केस जरा समझ लेते हैं। आइए, अगर हम स्पेशल केस यहां भी अप्लाई कर दें, ऐसा कोई केस बन जाए जिसमें एक सर्कल ऐसा खींच सके हम जो इसके सभी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, यानी स्पेशल केस। तो उस स्पेशल केस के अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी को अगर चेक करें तो क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं एस्टिक मार्क कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम S की बात कर लेते हैं। अब बताइए, A प्लस सी का योगफल B प्लस डी के बराबर है, यानी अगर मैं यहां से A और C को ले लूं, इनकी जगह पे मैं B प्लस डी रख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से मैं दो फॉर्मूले निकालूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं रखूंगा पहले A प्लस सी की जगह पे B प्लस डी, और फिर से B प्लस डी एक बार अपने पास ही है यहां पे, ये देखिए ये वाला, और बाई 2। तो आप देख सकते हैं ये 2B प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा B प्लस डी, यानी ऑपोजिट साइड्स इन दोनों का योगफल, यही अर्ध परिमाप हो गया। या अगर हम B प्लस डी की जगह पे A प्लस सी रख दें तो हो जाएगा A प्लस सी प्लस A प्लस सी और पूरे का बाई 2। तो ये भी क्या हो जाएगा, A प्लस सी हो जाएगा, यानी ये भी S निकल से आ सकता है यहां से भी, और यहां से भी S निकल के आ सकता है। बातें क्लियर हैं? लेकिन ये कब होगा, स्पेशल केस में, जब इसके अंदर एक वृत्त बन सकता हो तभी ये पॉसिबल है। यहां से अगर मैं अब एरिया की बात कर लूं तो एरिया क्या निकल के आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, S माइनस ए। अब देखो S की वैल्यू A प्लस सी के बराबर है, ध्यान देना जरा, यहां पे S बराबर क्या है, A प्लस सी। तो S माइनस ए किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्षांतर कर दो। तो देखो यहां पे मैंने S माइनस ए की जगह पे C रख दिया। अब देखो S माइनस बी, जरा इसको पकड़ो, S बराबर B प्लस डी, तो अगर S माइनस बी कर देंगे तो D आ जाएगा। ऐसे देखो C S माइनस सी, तो यहां से अगर मैं C को पक्षांतर कर दूं तो A आ जाएगा, और S माइनस डी अगर इसको ले लूं मैं तो S में से अगर मैं D घटा दूं तो B आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहां पे एरिया क्या आ गया, चारों भुजाओं का मल्टीप्लाई ABCD का अंडर रूट, ये इसका एरिया निकल के आ गया। लेकिन ये बात केवल और केवल स्पेशल केस में ट्रू होगी, और वैसे ये चीज जो मैंने आपको बोली है ये जनरल चीज है, और ये चीज जनरल चीज है, ये हमेशा फॉलो होगी। तो ये क्वाड्रिलेटरल का एक जनरल प्रॉपर्टी है। इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अब हम बात करने वाले हैं डायगोनल की, यानी कि विकर्ण के स्वरूप की। तो ये एक वृत्त, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए एरिया प्रॉपर्टी और डायगोनल रेशियो फॉर्म, इनका रिलेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक नाम दे दिया यहां पे A, B, C और D। यहां पे ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप देख सकते हैं आसानी से। कैसे पहचाना आपने, इसके सभी शीर्ष चतुर्भुज के ये वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
मैंने एक डायगोनल खींच दिया, बी से डी को मिला दिया, जरा ध्यान देना, ये मैंने डायगोनल खींच दिया, बी डी को मिला दिया। अब आप आसानी से देख सकते हो यहां पे कि जब हमने बी और डी को मिलाया तो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज हमारा बना त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज यहां पे हमारा बना त्रिभुज बी सी डी। ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया हमने A1 मान लिया और नीचे वाले त्रिभुज का एरिया हमने A2 मान लिया। ठीक है, इन्हीं दोनों एरियाज के संबंध में यह प्रॉपर्टी है। अब देखो, अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो ए बी भुजा को मैंने ए मान लिया, एडी भुजा को मैंने डी मान लिया, बीसी को मैंने बी मान लिया और सीडी को मैंने सी मान लिया। अब दो त्रिभुज मेरे पास हैं, एक ऊपर वाला ए बी डी, एक नीचे वाला बी सी डी। देखो, ऊपर वाले का ये एंगल मैंने अगर थीटा मान लिया तो अब बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? आपको अच्छे से पता है, अगर किसी त्रिभुज का हम एरिया निकालना चाहें जिसकी दो भुजा उनके बीच का कोण दिया हो, तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड्स इंटू साइन थीटा। ये आपको पता है, उसी को यहां पे लगा रहे हैं। तो देखो, यहां पे दोनों भुजाएं कौन सी हैं भाई? ए और डी, उनके बीच का कोण, तो 1/2 इंटू ए इंटू डी इंटू साइन थीटा। ठीक है, A2 का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 180 माइनस थीटा। और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो मैं जहां पे 180 माइनस थीटा है उसकी जगह पे साइन थीटा लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब जरा A1 और A2 का रेशियो ले लो, तो A1 अपॉन A2 बराबर, देखो 1/2 कटेगा, साइन थीटा कटेगा, हो जाएगा AD अपॉन B इंटू सी, या इसको आप ऐसे कायदे से लिख दीजिए कि A1 अपॉन A2 बराबर A1 ये वाला एरिया, तो इससे संबंधित भुजाएं A और D, तो AD अपॉन A2 ये वाला एरिया, इससे संबंधित भुजाएं B और C, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई। ये एरिया प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायगोनल रेशियो फॉर्म की, इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहली थ्योरम की बात करते हैं, जो कि हमारी 11वीं थ्योरम है। 10 तक की थ्योरम सर्कल में हम लोगों ने पढ़ रखी है। अब देखो, यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर समकोण पर प्रतिच्छेद करिए। सबसे पहली बात क्या है, यहां पे दो जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? समकोण पर। ठीक है, तो उनके भागों, ये दूसरा पॉइंट आपको जो नोट करना है, उनके भागों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल व्यास के बराबर होता है। अब ये थ्योरम को जरा हम फिगर से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये एक सर्कल हो गया हमारा, एक जीवा हमारी ये, ठीक है, दूसरी जीवा हमारी है। ये दोनों जीवा एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? इस पॉइंट पर। अब जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात यहां पे, ये दोनों जीवा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। पहले ध्यान दो इस बात को। अब मैं चारों कोणों को मिला दे रहा हूं, देखो मिला दिया। तो अगर मैं नाम दे दूं यहां पे कि ये A, ये B, ये C और ये D, तो आप देख सकते हो पहली जीवा है यहां पे AC, दूसरी जीवा है BD। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अच्छा, अब आप ये भी बोल सकते हो कि ये AC और BD जो हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD के विकर्ण हैं। ये क्या है? ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण है, यानी कि डायगोनल्स हैं। ये दोनों बातें आप बोल सकते हो ना, ये जीवाएं भी हैं और ये विकर्ण भी हैं। तो क्वेश्चन जीवा के रूप में भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो।
ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, चाहे वो जीवाएं हो और चाहे वो चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण हो, जब वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो उनके भाग, अब देखो ये मैंने मान लिया ये P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके भाग कौन से हुए? AP एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया हमारा CP, तीसरा भाग हो गया BP और चौथा भाग हो गया DP, है ना। तो AP को मैंने A मान लिया, BP को मैंने B मान लिया, CP को मैंने C मान लिया और DP को मैंने D मान लिया। सब क्या है? भुजाएं हैं। ये क्या है? किसकी? सॉरी, ये भाग हैं, यानी ये AP की लंबाई ये स्मॉल a, BP की लंबाई स्मॉल b, CP की लंबाई स्मॉल c और DP की लंबाई स्मॉल d है। ये क्या है? ये लेंथ है। कौन सी लेंथ? इनके खंडों की, इनके भागों की। तब यहां पर आप इस बात को जरा समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी चारों ये जो भाग हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये बराबर होता है 4r स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहां पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। ये एबीसीडी क्या है? ये खंड है, ये भाग हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी अभी और पढ़ने वाले हैं। अब देखो, लेकिन यहां पर तो कुछ और लिखा है, वर्गों के योगफल के वर्गमूल का वर्गमूल व्यास के बराबर होता है। यानी ये योगफल, इनके वर्गों का योगफल, लेकिन ये व्यास के बराबर थोड़ी ना है, ये तो 4r के बराबर है, जिसका वर्गमूल ले लो। चलो आओ, वर्गमूल कह रहा है ना, तो वर्गमूल ले लो। तो दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, और जरा देखते हैं कुछ बातें कि वर्गों खंडों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल, ये 4r स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर हो गया। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल ले लो, कितना हो जाएगा? 2 × r आएगा। r त्रिज्या है, त्रिज्या का डबल व्यास कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो जहां पे r क्या है? त्रिज्या है, रेडियस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? यानी ये चारों खंड अगर मुझे पता हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, प्रश्न कभी कभी कैसे पूछ लेता है, आपको दे देगा यहां पे कि ऐसा कुछ भाग बना के कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर हो गया 29, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर दे दिया 20। बोलेगा बताओ रेडियस कितनी होगी? तो सबको जोड़ लो, ये चारों खंडों को जोड़ लो, कितना हो गया? 49। क्या हो गया? 49। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना? ये हो गया 49। भाई 20 और 29 49। और ये किसके बराबर होता है? 4r स्क्वायर के। तो 4r स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 49। आप बोल सकते हो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 49/4। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? 7/2 यानी 3.5। तो डायरेक्ट प्रश्न यहां से आप निकाल सकते हो, हल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? लेकिन ये कब होगी? जब ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे, तभी, हमेशा नहीं होगी। क्लियर है? तो दो बातें यहां पे ध्यान रखना, या तो ये जीवाएं होंगी, ऐसा करके प्रश्न आ जाए, या फिर चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण होंगे। और दो बातें क्या कि ये समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे और उनके भागों के वर्गों का योगफल का वर्गमूल व्यास के बराबर होता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4r स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो, इसी से रिलेटेड दूसरी थ्योरम है जो भुजाओं पर आधारित है। जरा ध्यान देना, यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर समकोण पर प्रतिच्छेद करे तो उनकी भुजाओं, उनकी किनकी? वो जो चतुर्भुज बनने वाला है उस चतुर्भुज की भुजाओं। तो वहां पर क्या था? ध्यान देना, तो उनके भागों, किनके? इन जीवाओं के भागों के वर्गों के योगफल। वहां पर क्या है? उनकी। उनकी किनकी? तो मैं यहां पे उनकी को बता देता हूं, ये जो उनकी लिखा है ये उनकी कुछ और नहीं है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। उनकी भुजाओं के वर्गों के योगफल त्रिज्या के वर्ग के 8 गुने के बराबर होते हैं।
जरा ध्यान दो, ये क्या है? वृत्त, पहली जीवा दूसरी जीवा, चक्री चतुर्भुज बन गया। चक्री चतुर्भुज की भुजाएं, अगर मैं नाम दे दूं, अब यहां पे जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको नाम दे दूं यहां पे, अब कुछ और नाम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे मैं इसका नाम दे रहा हूं पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ये चक्री चतुर्भुज की भुजाएं हैं। और ये क्या नाम दिया था मैंने इसको? ए, ये बी था, ये सी था और ये डी था। ये क्या था? ये इनके, ये भुजाएं नहीं थी, ये इनके क्या थे? ये इनके खंडों की गणना थी। तो जब हम यहां पर भुजाओं की बात करने वाले हैं तो ए, बी, सी और डी, ये चक्री चतुर्भुज, इसकी भुजाएं पी, क्यू, आर और एस, ये क्या है? ये भुजाएं हैं। और ए बी सी डी क्या है? वो खंड हैं, जीवा के खंड हैं, ठीक है। या इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो कि ये चक्री चतुर्भुज के विकर्णों के खंड हैं, जीवा के या विकर्णों के खंड हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी भुजाओं के वर्गों का योगफल किसके बराबर होगा? 8 इंटू आर स्क्वायर के। जबकि आपने अभी देखा कि ये जो खंडों के स्क्वायर का योगफल है ये 4 इंटू आर स्क्वायर के बराबर था। मैं अभी इसको प्रूव कर दे रहा हूं 2 मिनट में। देखो ये पिछले वाले की प्रूविंग मैंने इसलिए नहीं की यहां पे ना, क्योंकि जो पिछला वाला है उसको भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जो भी ये पूरी थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे तब क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो वहां पर मैं आपको क्वेश्चंस थ्योरम से भी करके दिखाऊंगा और ये फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा। इसलिए अभी इसकी प्रूविंग नहीं कर रहा है, तब प्रूविंग वहां पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, जिनको करना है वो जान सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं सेंटर मान लूं तो सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, ये देखो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का इस्तेमाल करके आप ये चीजों को प्रूव कर सकते हो। तो मैं अभी वहां पे नहीं जा रहा हूं। देखो पिछली वाली चीज में हमने क्या पढ़ा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4r स्क्वायर के बराबर। अब देखो ये 90 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो, पी स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये और ये पी स्क्वायर के बराबर होगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो मैं अगर यहां पे लिख दूं कि पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पे, तो आप बोलोगे यहां पे आर जो होगा वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एस स्क्वायर हो जाएगा यहां पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जरा सबको जोड़ दो, तो देखो ए 2 बार जुड़ेगा, ये बी 2 बार जुड़ेगा, सी 2 बार जुड़ेगा, और ये डी और डी 2 बार जुड़ेगा। तो हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर कितना? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 गुणे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये आप जानते हो ये 4r के बराबर होता है, 4r स्क्वायर के। तो 4 दूना 8r स्क्वायर। ये तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। इस पे प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आपको साइड्स दे देगा और प्रश्न पूछ लेगा आपसे रेडियस के बारे में, आपको ये खंड दे देगा और रेडियस के बारे में प्रश्न पूछ लेगा। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे। यदि 2 जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी विपरीत चापों का योगफल समान होता है। जैसे देखो ये वृत्त, ये 2 जीवाएं समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये एक दूसरे को, ये समकोण पर, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो ए बी सी और डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कह रहा है जब ये समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनकी विपरीत चापों के योगफल समान होते हैं। तो विपरीत चापें देखो कौन कौन सी हैं? ये ए बी चाप, तो मैं लिख दे रहा हूं ए बी चाप के लिए मैं इस तरह से साइन बना रहा हूं। तो ये ए बी चाप है, इसकी विपरीत सी डी चाप, ये सी डी चाप, इनका योगफल बराबर होगा किसके? बीसी चाप के, चाप यानी आर्क है ना, और ये एडी चाप के।
तो ये भी कब होगा? जब समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही होंगी या डायगोनल समकोण पर कट कर रहे हो, तब ये। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थ्योरम है जो हमने आपको भी दिखाई यहां पे। चलिए अब देखिए, यदि दो जीवा एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है ना, केवल प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो कहीं भी काटे, तो उनकी विपरीत भुजाओं के गुणनफल का योगफल उनके विकर्णों के गुणनफल के समान होता है। जरा देखो ये क्या कह रहा है। ये एक वृत्त है, इसके अंदर ये पहली जीवा, ये दूसरी जीवा, ये देखो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद कर रही है, कोई भी कोण बन सकता है। अब मैंने इनको मिला दिया तो ये क्या बन गया? एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। अगर मैं नाम दे दूं यहां पे तो ये ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहां पे बहुत आसानी से कि इनकी विपरीत भुजाएं कौन सी हैं। अगर मैं नाम दे दूं चलो विपरीत भुजाओं का भी, या चलो नाम क्या दें, आप देख सकते हो यहां से ए बी और सी डी विपरीत हैं। तो ए बी की विपरीत कौन सी है? सी डी है। ठीक है, ऐसे ही बीसी की विपरीत कौन सी है? तो एडी है। बात क्लियर है? का योगफल, अब इन दोनों के गुणनफल का योगफल उनके विकर्णों के गुणनफल के समान होता है। एक तो हमारा विकर्ण कौन सा है? एक तो एसी विकर्ण है और दूसरा बीडी विकर्ण है। ये विकर्ण हो गया हमारा। इनका गुणनफल तो देखो एसी इंटू बीडी, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा? इन भुजाओं AB और CD के गुणनफल। AB और CD ऑपोजिट है ना, तो AB और CD का गुणनफल प्लस ऑपोजिट और दूसरी कौन सी है? BC और AD, BC और AD के गुणनफल के बराबर होता है। यह भी एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है जो यहां पर होल्ड करती है। ठीक है, तो हालांकि अभी इस पर कभी प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं इस प्रॉपर्टी पर, लेकिन इससे पहले जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उन पे सब पे एग्जाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये आज की क्लास में थ्योरम 11 से लेकर थ्योरम 14, 11, 12, 13, 14 4 थ्योरम्स को हमने देखा। एरिया प्रॉपर्टी देख ली, डायगोनल रेशियो प्रॉपर्टी फॉर्म देख लिया, उसके बाद फिर हमने 2-3 और क्वेश्चन फॉर्मूले देख लिए। तो 4 से 5 फॉर्मूले हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। और आज की क्लास इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न यहां से डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास को अच्छे से रट लो। मैं इतना कह रहा हूं, कभी इसको भूलना मत, प्रॉपर्टी को इनमें प्रैक्टिस कर डालो अच्छे से, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप आंसर टिक करके बाहर निकलें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में सर्कल की कुछ लास्ट थ्योरम्स 3 से 4 जो बाकी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और सर्कल को करेंगे कंप्लीट। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।